नंबर 14 है और इसका नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ठीक है। अब ऑसिलेशन सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं, इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, हमें जो पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, a motion which repeat by itself after a fixed interval of time। fixed interval of time, ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अभी बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना एक पीरियोडिक मोशन है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 365 डेज होता है। ये टाइम पीरियड हो गया। ऐसे ही मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 27.3 डेज का टाइम पीरियड होता है। ऐसे ही मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक, तो घड़ी की सुई की बात करें तो उसका मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन में ही आता है। ये बात समझ गए क्या? तो पीरियोडिक यस सर। मोशन उसको कहते हैं भाई, जैसे कोई भी चीज पीरियोडिक वर्ड अगर मैं कहीं यूज कर रहा हूँ, तो पीरियोडिक का मतलब जो रिपीट होती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, सुबह सुबह उठते हो, सुबह उठ के फिर 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाते हो, फिर स्कूल से आते हो, मान लो 2 बजे घर पे आते हो, तो फिर उसके बाद अपना खाना पीना खाते हो, मतलब सेम चीज हर सुबह तुम सेम चीज रिपीट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? पीरियोडिक काम कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो पीरियोडिक का मतलब हो गया जो अपने आप रिपीट हो। ऐसे ही मोशन में पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जो खुद से अपने आप से बार बार रिपीट होता रहता है। जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, यहाँ तक शायद बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे स्टार्ट कर देते हैं अगला। तो अब है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन whose value repeat after a fixed interval। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जिनकी वैल्यूज रिपीट होती रहती है उनको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। अगली बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो जरा, जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है देखो जरा। भाई मान लो एफ इज अ कोई फंक्शन एट टी टाइम पर। एफ कोई फंक्शन है जिस टी इसका वेरिएबल है,
वही वैल्यू है t प्लस कैपिटल टी। जो इस फंक्शन की वैल्यू t पर है वो बराबर है फंक्शन उसी फंक्शन की वैल्यू t प्लस कैपिटल टी पे। वो बराबर है उसी फंक्शन की वैल्यू t प्लस 3t पे, सॉरी 2t पे। वही वैल्यू बराबर है t प्लस 3t पे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी इस फंक्शन की वैल्यू t पर है वही वैल्यू वही फंक्शन t प्लस टी पर है, वही t प्लस 2t पर है, वही t प्लस 3t पर है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आ रही बात समझ में? अब Yes, हमारे पास sir. देखो जरा, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक। तो जो साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन में आते हैं। जैसे देखो भाई, आपने अगर साइन का ग्राफ देखा हो तो साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, ऐसे। और मैं आपको एक बात बताऊं, साइन की वैल्यू जितनी वैल्यू थीटा पर है, साइन की वैल्यू जितनी थीटा पर है, थीटा 30 डिग्री, जो नॉन एंगल होते हैं जो याद भी रखते हैं, जो हमें पता होता है 30, 45 और 60, ऐसे करके कुछ भी अच्छा लगे, 90, बीच में कुछ भी हो सकता 180. है। 90 90 तो फिर 90 फिर इस तरीके से चला रहेगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा 90 से कम रखनी है, 0 से ज्यादा 90 से कम, है ना? तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एंड सो ऑन जो भी। तो वही वैल्यू होगी साइन में थीटा प्लस 2 पाई पे। वही वैल्यू साइन की होगी थीटा प्लस 2 पाई पे। वही साइन की वैल्यू होगी थीटा प्लस 4 पाई पे, एंड सो ये चलता रहेगा। तो साइन एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसकी वैल्यू हर 2 पाई एंगल के बाद रिपीट होती रहे। तो साइन क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉस। कॉस में भी जो वैल्यू होती है कॉस फंक्शन की, वो हर 2 पाई के बाद रिपीट होती रहती है। तो इसलिए कहा गया साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है मेरी ये बात? तो ये वाला जो टॉपिक था ये पीरियोडिक फंक्शन का था। टेन की वैल्यू रिपीट नहीं होती, ये बात पता है तुम लोगों को? टेन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाती है, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती। हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। अब ये जो ऑसिलेशन होता है ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो बहुत फेमस डेफिनेशन है इसकी, टू एंड फ्रो। टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस उस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इज कॉल्ड ऑसिलेशन। कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल अगर किसी फिक्स पॉइंट के, मान लीजिए ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है, इसके आगे जा रहा है, फिर पीछे, आगे पीछे, फिर इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे चल रहा है तो उसका मोशन होगा ऑसिलेशन मोशन। अगर ये बिल्कुल सीधा ही चलता जाएगा तो उसको बोल देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर ये क्या कहते हैं, अब प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा है हमने, किसी चीज को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है
जिसमें किसी फिक्स पॉइंट के मीन पोजीशन के बॉडी आगे पीछे चलती रहेगी। इस तरीके से जो मोशन होता है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। अब मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूर जा सकती है वो, जो उसकी लिमिट्स है कि जहां तक ये जाएगी, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये बॉडी ऑसिलेट करेगी, यहां तक जा रही है ना, तो ये पॉइंट कहलाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन आ गई बात समझ में? ये भी पॉइंट कौन सा हो गया? Yes. एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट्स हो जाएंगे जिन दो पॉइंट्स के अबाउट या जिन दो पॉइंट के बीच में ये बॉडी चल रही है आगे पीछे। और किसके अबाउट चल रही है? मीन पोजीशन के। कहां तक जा रही है? एक्सट्रीम पोजीशन तक। समझ गए ये बात? Yes, sir. मीन पोजीशन, Yes, sir. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो दूरी होती है वो होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, दोनों तरफ ही हुआ ये। अच्छा, अगर ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उसका जो समय होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लिया, एक ऑसिलेशन कब होगा? जब इस पॉइंट के एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे और वापस आएगा। मान लो ये मीन पोजीशन है, तो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पर, फिर वापस, फिर यहां पर आया। तो जो समय लगा इसको टोटल एक ऑसिलेशन करने में, ये इसका टाइम पीरियड हो जाए। अब इसके बाद जनरल इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होने में एक जनरल इक्वेशन यूज होती है क्या? F बराबर के माइनस वाई की पावर एन। के माइनस वाई की पावर एन, ये मेरे पास जनरल फॉर्मेट होती है। यहां पर F का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि कोई भी ऑसिलेशन मोशन बिना रिस्टोरिंग फोर्स के पॉसिबल नहीं है। कोई चीज अगर इधर जा रही है, कोई चीज अगर इस तरफ जा रही है, तो अगर हमारी फोर्स भी इधर ही लगेगी तो वो कभी वापस ही नहीं आ सकता। जबकि होना क्या चाहिए? जब ये ऊपर जाएगी तो एक फोर्स इसको पीछे खींचे, फिर ये आगे जाएगी, रुक जाएगी, फिर पीछे आएगी। इस तरीके से ऑसिलेट करना चाहिए। मान लीजिए मैं बोलूं कि पेंडुलम है मेरे पास, ये है ना, अब ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन था, तो ये यहाँ से गई, तो जब ये इस तरफ जाएगी तो एक फोर्स इसको वापस इस तरफ खींचेगी, जो उसको फिर यहाँ लाएगी। जब ये वापस आएगा फिर ये आगे जाएगा, जैसे ये आगे जाएगा तो फोर्स इसको वापस इधर खींचेगी, तो ये वापस आएगा। इस तरीके से आपने ऑसिलेशन देखा होगा पेंडुलम का। बोलो सही है क्या? Yes, sir. तो अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम अगर इस n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, मैं ये समझाता हूँ, अगर मैं इस n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया माइनस के इंटू वाई। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर k कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको और समझाने के लिए बताऊं, k कांस्टेंट है तो f प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। जिस ऑसिलेशन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वह मोशन या वह ऑसिलेशन, इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी बोल सकते हो आप। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहा हूं तो SHM वर्ड यूज करूंगा, और अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन तो SHO, एक ही बात है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन उस ऑसिलेशन को कहा जाएगा जिस ऑसिलेशन में F रीस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस के वाई होगी, या फिर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होगी। ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई ऑसिलेशन हो रहा है
इसको फॉलो नहीं कर रहा, हाँ तो वो ऑसिलेशन हो सकता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो हमें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ना है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, वेयर वाई इज व्हाट, वाई है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है, इसको साफ करो है ना। तो अगला टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट अंडर द इफेक्ट ऑफ restoring force which is directly proportional to displacement of object from mean position। मतलब कुछ इस तरीके से देखो जो मैं अब बताने वाला हूं। तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, या फिर द ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच restoring force is directly proportional to नेगेटिव ऑफ, ऐसे लिख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ सारी बातें। चलिए भाई, ये मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है और कोई ऑब्जेक्ट इसके अबाउट आगे और पीछे चल रहा है। ये मान लो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैक्सिमम इन दो पॉइंट्स तक वो जा सकता है। पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट होता है, मान लो कोई व्यक्ति है समझने के लिए, और ये व्यक्ति यहां से यहां पर आ जाता है। अब बताओ ये जो व्यक्ति है यहां से कितना दूर आ गया है, तो वो जवाब है वाई आ गया, वाई, वाई आ गया, वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहां से, मीन पोजीशन से। तो जब ये व्यक्ति अपनी मीन पोजीशन, जो कि इसका घर है ऐसा मान लो, जब ये व्यक्ति अपने घर से दूर जाएगा तो इसको घर वालों की याद आएगी, है ना, तो ये वापस आएगा। वो जो याद आ रही है, मतलब कहने का ये है, वो जो याद आ रही है उसकी वजह से ये घर वापस आ जाएगा। इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में या फिर ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से दूर जाने लगता है, तो उसको एक घर की तरफ, उसकी मीन पोजीशन की तरफ फोर्स खींचती है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस वाई। यहां पर माइनस साइन दिखा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स एट अपोजिट
टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। भाई जैसे ये व्यक्ति यहां पर था पहले, वो इस तरफ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो फोर्स बराबर माइनस के वाई, वेयर के इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन है, तो बोल देना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको लिख, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने फिर बताता हूँ आगे। ले लिया सर। ठीक है, ठीक है। चलो आएगा ना? Yes, sir. तो अगला टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स बराबर है माइनस के इंटू वाई। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी होती है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ मास इनटू में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास इनटू में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ की जगह लिखा जा सकता है। तो m इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के वाई, m नीचे आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के बाई एम, साथ में वाई। ये जो माइनस है, ये माइनस अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में के बाई एम वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों बस क्या करना है अभी फिलहाल याद रखना, ये जो के बाई एम है इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। ओमेगा का मतलब हुआ यहां पर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो के बाई एम को लिख लो ओमेगा, मैं आगे चल के प्रूफ करा दूंगा ये, स्क्वायर, और ये वाई बराबर 0। तो ये इसको ना बिल्कुल ध्यान से पहचान लो। जैसे आज तक आपने याद रखी होगी कुछ बातें, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स, कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपने याद रखी होंगी मैथ के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, है ना, कोई भी इक्वेशन है मैथमेटिकल, उसको जैसे याद रखा है वैसे ही इसको याद रखें आप। क्या? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये है आपका कि क्या सर हमेशा y रहेगा? तो जवाब है हमेशा y नहीं रहेगा। अब वहां पर डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या लिया है?
जैसे अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैंने x ले लिया, तो ये डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो जाएगा, है ना। मान लो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल में चेंज आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर्मेट देख लो आप लोग क्या है, डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक और y यहाँ होना चाहिए, या x या जो भी चीज है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस में ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। यस सर। हरमीश आज लेट कैसे हो गई? हरमीश गैस तो कहने ठीक है तो बोल ले, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, जी भैया ले लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो भाई, टॉपिक है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास उसके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब आपको पता ही चल गया, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का समय। अब एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, तो मान लो ये मेन पोजीशन है किसी की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं यही बात, वो यहां पर जाए एक्सट्रीम पे, फिर वापस यहीं पर आ जाए। कहां पर गया, एक बार एक्सट्रीम को टच करा, फिर एक्सट्रीम को टच करा और वापस आ गया। यहां से चला, अपने एक्सट्रीम को टच करा, फिर इस एक्सट्रीम को टच करा, फिर यहीं पर आ गया, तो ये वन ऑसिलेशन हो गया। जहां से चला था वहीं आ गया, लेकिन एक बार आगे और एक बार पीछे जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है यहां से यहां पर घूम के वापस आ गया तो हो गया वन ऑसिलेशन, नहीं, एक बार आगे और एक बार पीछे घूम के आना पड़ेगा, तो वन ऑसिलेशन हो गया। अगला टर्म होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सिंबॉलिकली न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम। भाई मान लो कोई है, ये मान लो मेरा मार्कर है, एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, और एक बार कोई ऐसा हो रहा है ऑसिलेशन जिसमें वो दो बार चला गया। मतलब ऐसे मान लो, जैसे क्या लूं मैं, एक सेकंड रुको, मेरे हाथ में ये है, देखो जरा, इससे मैंने पिज्जा काटा था, देखो ये है मेरे पास, है ना। अब ये इसका ऑसिलेशन हो रहा है, अरे बात समझ में, अब ये इसका ऑसिलेशन हो रहा है, ये मेन पोजीशन पे है, ये यहाँ से गया आगे, ये चल रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, अरे बात समझ में क्या कह रहा हूँ, एक बार आगे एक बार पीछे। अब ये यहाँ से चला, एक बार इधर गया, एक बार इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर वापस आ गया, एक सर ये ऑसिलेशन हो गया। चिमटा कहाँ से चोरी कर लाए? अरे भाई चोरी क्यों, इसमें से भी पिज्जा काटने का काम आता है। मैंने आज देसी पिज्जा बनाया था ना घर पे, तो घर से ले लिया है। देखो तो, अब मान ले कोई है, मैं भाई तो इतना गरीब समझ रहा है कि चिमटा भी चोरी करना पड़े। देखो ये, अब ये तो बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, इसने एक सेकंड में मान लो एक ही ऑसिलेशन करा, एक ने एक सेकंड में कई बार ऑसिलेशन कर दिया, तो इसका मतलब वो ज्यादा बार आगे पीछे से जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आ रही है फ्रीक्वेंसी का मतलब, जितना ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा गिवन टाइम में,
तो भी आता तेरे को पिज्जा बनाना? नहीं आता तो सीख ले आता सर। रेसिपी। भाई यार घर पे ही मैंने सॉस बनाई थी, उसकी साली ज्यादा मीठी मीठी हो, बड़ा समस्या हो गई। तो देखो जरा, अगला टॉपिक है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड, ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, बराबर होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, टी मतलब टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई न्यू। सही है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता ही दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताई दी, मेरे हिसाब से तो इन्हीं का यूज होगा आगे बस। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बता देता हूँ, मान लो अभी ये आगे काम आ जाएगी, इसको बोलते हैं फेज। फेज, अब फेज क्या होता है वो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, समझना जरा। फेज थोड़ा ध्यान दे लेना बस, और कम समझ में आए तो परेशान मत होना। मान लो मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेकर पेंडुलम का। ये एक पेंडुलम है, यहाँ पर टी बराबर 0 से स्टार्ट करा है, टी बराबर 0 से कहां पर से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन से। तो फिर ये अपना हिल रहा है डुल रहा है यहाँ पर स्टार्ट कहां से करा है इसने, अपनी मेन पोजीशन पे। तो इसका मतलब इसका इनिशियल फेज बता देंगे हम यहाँ पर, हम बोल देंगे इसका जो फेज है इनिशियल वो 0 है। कितना है, 0। अब देखो जरा मैं एक बात बताता हूँ, शायद अभी आगे आगे समझ में आएगा, ढंग से पहले बता दे रहा हूँ, जब मैं इक्वेशन लिखा दूंगा। अभी कोशिश करता हूँ मैं, एक बार ध्यान देना। ये इसकी मेन पोजीशन है, मान लो यहाँ मेन पोजीशन ये रही है ना, पेंडुलम है कोई जिसकी ये मेन पोजीशन है, लेकिन आपने इसको यहां से नहीं छोड़ा, यहां से छोड़ा है इस बार। आ रही है बात समझ में? पहले इसमें तो आपने यस इसको यहीं से चलाया, लेकिन उस वाली सिचुएशन में आपने टी बराबर 0 पे पेंडुलम वहां पर है, मतलब यहां से छोड़ा आपने, अब ये इस तरफ आएगा। तो जब आपने इसको छोड़ा है मतलब शुरुआत वाली पोजीशन में, इसका यहां से जो एंगल बन रहा है वो फाई नॉट है। भाई इस वाली सिचुएशन में इसका फाई नॉट कितना हो जाएगा, तो आंसर है वो 0 हो जाएगा। फाई नॉट कितना हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। उस वाली सिचुएशन में कितना हो जाएगा, जब मैंने इसको छोड़ा है तो जवाब है फाई नॉट है। इस फाई नॉट, आवाज आ रही है? यस सर। इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड इपॉच, इपॉच या इपॉक, जो भी बोलना चाहो, इनिशियल फेज या फिर इपॉच। क्लियर है क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई, जैसे हम आगे यूज करेंगे फेज का मतलब क्या, तो फेज का मतलब ये हुआ किसी पार्टिकल की जो ऑसिलेट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फेज का प्रयोग करते हैं। सही है क्या? यस तो यस मैं यहाँ सर। लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट executing simple harmonic motion, to describe position of an object executing simple harmonic motion at any instant। किसी भी इंस्टेंट पर यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम जो यूज कर रहे हैं उसे फेज बोलते हैं। आगे जाके समझ में आ जाएगा फेज क्या है, दिख जाएगा आपको। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर फेज के आगे एक वर्ड लगा दूं, इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज अगर मैं वर्ड लगा देता हूं तो क्या लिखेंगे, टू डिस्क्राइब इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट। तो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को दिखाने के लिए, हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए
हम लोग इनिशियल फेज का प्रयोग करते हैं, इनिशियल पोजीशन को, और किसी भी इंस्टेंट पे दिखाना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं उसको फेज। समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। तो चालू करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। आगे बात कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अभी फेज वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। तो कितना टाइम हुआ है? क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, पूरा 5 नंबर का टॉपिक होगा वो। चलिए, 7:50 हो गए, कोई नहीं। सुनो भाई, तो आज वाली क्लास में मैं इतना रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी लंबी लूंगा, क्योंकि जो पूरा एसएचएम है ना, अब जो स्टार्ट होगा, अब जो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा ना अगले उसमें, या अभी स्टार्ट करता तो फिर आगे वाले को समस्या हो जाएगी, क्योंकि पूरा टॉपिक एक से कनेक्टेड है। वो इधर से चालू होगा और वो 1-1.5 घंटे पूरा चलता रहेगा, तो आपको मान लो 60-70% चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, है ना, ताकि जो जो नहीं आए ना उन्हें भी एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, और जिससे क्या होगा